जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आइए अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 1। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रियाएं क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अब इसमें मुझसे आगे देखेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है। तो हम देखते हैं इसमें कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है। जब कोई देश किसी अन्य देश के साथ बिना किसी रोक टोक के उसके साथ आर्थिक संबंध बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। आमतौर पर इसको समझिए ना, जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ बिना किसी रोक टोक का बिजनेस करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए इसमें लिखे भी हैं, जब कोई देश किसी अन्य देश के साथ बिना किसी रोक टोक के आर्थिक संबंध बनाती है तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं या खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या है। सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या है। यह जो वक्र है ये दो वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाती है कि किस प्रकार वो दो वस्तुएं का पूर्ण उपयोग करने के बाद किसका उत्पादन कितना होगा। आइए इसमें इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। यह दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों को पूर्ण उपभोग करने पर किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था के पूर्ण उपयोग करने के बाद उसका जो संसाधन है उसके बाद जो हमारा उत्पादन होगा उसमें दो वस्तु को लिया जाता है तो उन दोनों वस्तु का कितना कितना उत्पादन होगा ये वक्र रेखा वही बताती है। जैसे इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये हम सीमांत उत्पादन संभावना वक्र का दूसरा डेफिनेशन अब देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों के अंतर्गत दो भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को दर्शाता है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास 10 एकड़ जमीन है, वो गेहूं का उत्पादन करना चाहता है और गन्ने का उत्पादन चाहता है। अब देखिए वो चाहे तो इसमें से किसी एक का भी कर सकता है या तो फिर दोनों का कर सकता है। अब कंडीशन है कि 1 एकड़ भूमि पर 2 टन गेहूं उपज सकता है और गन्ना जो है 1 एकड़ भूमि पर 10 टन उपज सकता है। तो अधिकतम वो गेहूं का उत्पादन कितना कर सकता है, तो अधिकतम गेहूं का उत्पादन वो 20 टन कर सकता है। और अधिकतम गन्ने का उत्पादन कितना कर सकता है, तो अधिकतम गन्ने का उत्पादन वो 100 टन कर सकता है। आइए उसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जब वो 20 टन गन्ने का उपज करेगा, मान लीजिए कितना करेगा, 20 टन गन्ने का उपज करेगा। 20 टन यानी कि 2 एकड़ जमीन ले लेगा तो बचा कितना, 8 एकड़। तो 8 एकड़ में गेहूं का उत्पादन कितना होगा, तो 16 टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 टन। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है, अब इसको ग्राफ के द्वारा मिला के बता भी देते हैं। अब देखिए अगला जो है, अब मान लेते हैं कि हम 40 टन गन्ना उपज किए, तो 40 टन गन्ना उपज किए तो इसका मतलब कितना एकड़ जमीन लिए, 40 टन किए तो 4 एकड़ हम जमीन ले लिए। तो अब हमारे पास बचा कितना, 6 एकड़। तो 6 एकड़ जमीन में हम कितना गेहूं उपज कर सकते हैं, तो 6 एकड़ में हम 12 टन गेहूं उपज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि 60 टन में अगर हम गन्ना उपज करते हैं तो फिर वो गेहूं जो है वो 8 टन उपज होगा। अगर ये 80 गया तो ये 4 टन होगा। अगर मान लेते हैं 100 टन गेहूं उपज कर लिए तो हमारे पास भूमि ही नहीं बचेगा गेहूं उत्पादन करने के लिए, इसलिए उस समय गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर हम 20 टन गेहूं का उत्पादन कर लें तो उस समय हमारा गन्ने का उत्पादन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी रेखा को मिला दें तो इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, इसी जो रेखा है यही रेखा को हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। बस इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यही तो हम बता रहे थे तब से कि क्या कहता है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे हम देखते हैं अब आर्थिक संसाधन क्या है। तो आर्थिक संसाधन जो होती है वो क्या होती है? तो आर्थिक संसाधन का मतलब होता है उत्पादन का साधन। यानी उत्पादन का साधन क्या होता है? उत्पादन का साधन का मतलब होता है वे सभी चीज़ें जिसके बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता है। यानी कि वे सभी चीज़ें जिसके बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाती है? उत्पादन के साधन। और उत्पादन के साधन 4 होती है। चलिए आइए देखते हैं। पहला है पूंजी, दूसरा है भूमि, तीसरा है श्रमिक और चौथा है उद्यमशीलता। ये 4 चीज़ों के बिना हम उत्पादन कभी नहीं कर सकते हैं। हम जब भी किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इन्हीं 4 चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। पहला क्या है? तो पूंजी है। आप सोच सकते हैं कि बिना पूंजी का हम किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसके लिए हमें कच्चा माल की आवश्यकता होगी। तो कच्चा माल खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, कोई भी चीज़ हो। अब दूसरी बात आती है भूमि। कोई भी बिजनेस करेंगे, आखिर उत्पादन करेंगे तो कहीं धरती पर ही ना करेंगे, किसी का कपारे पर थोड़ी ना कर सकते हैं। करेंगे कहाँ? किसी भूमि पर ही करेंगे। तो यानी कि भूमि तो अनिवार्य रूप से हमें चाहिए। उसके बाद है श्रमिक। श्रमिक जो होता है, बिना श्रमिक का हम कभी भी कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। बिना श्रमिक का बताइए कि कौन सा काम हो सकता है? कोई भी काम बिना श्रमिक का नहीं हो सकता। चाहे मशीन करे या आदमी करे, कोई ना कोई तो उसे करेगा। मशीन भी करेगा तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई श्रमिक चाहिए। उसके बाद आता है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता का मतलब होता है मालिक। इसका मतलब क्या होता है? मालिक आप लिख सकते हैं। यानी कोई भी बिजनेस हो उसका मालिक कोई ना कोई होता है। तो ये क्या कहलाता है? उद्यमशीलता या उद्यमी भी इसको हम बोलते हैं। तो इन 4 के बिना हम कभी भी कोई बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस छोड़िए, उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अब सीधी बात देखिए, पूंजी। कोई भी चीज़ का उत्पादन करेंगे उसमें हमको क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए। उसके बाद उसको करेंगे कहाँ उत्पादन? उसके लिए क्या चाहिए? भूमि। उसके बाद उसको करने के लिए मजदूर तो चाहिए ना। बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होता है, तो मजदूर चाहिए। तो मजदूर को हम क्या बोलेंगे? श्रमिक बोलेंगे। उसके बाद इस सब सारे काम को करवाने वाला तो चाहिए ना। कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि श्रमिक और उद्यमी सेम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है? उद्यमी और श्रमिक सेम हो जाता है। जैसे इस कोचिंग में देख लीजिए, यहाँ उद्यमी भी हम ही हैं और श्रमिक भी हम ही हैं। लेकिन बिना पूंजी और बिना भूमि का तो ये भी संभव नहीं हो सकता है। आगे देखिए, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आप जान सकते हैं कि जब हमारे पास आवश्यकताएं अधिक और आवश्यकताएं क्या होती है? अधिक, और साधन जब सीमित होती है तो हमारे पास चयन की समस्या उत्पन्न होती है। यानी मान लेते हैं ऐसा नाम का कोई लड़की है, उससे 3 लड़के प्यार करते हैं, लेकिन ये मिलेगी तो किसी एक को ही, तीनों को तो मिल नहीं सकती है। अब जब एक को ही मिलेगी तो ये 2 क्या करेंगे? ये तो वैसे रहेंगे नहीं, ये क्या करेंगे? किसी दूसरे लड़की पर ट्राई करेंगे। तो ये क्या किए? अपना चयन को बदल लिए। यानी कह सकते हैं कि देखिए, चूंकि साधन सीमित है तथा आवश्यकताएं अनंत, अतः लोगों को अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उपयुक्त विकल्प चुनना पड़ता है। यानी कि वो क्या करेगा? अब ये तो किसी एक को मिल गई, अब दोस्त क्या करेंगे? किसी दूसरे विकल्प की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? चयन की समस्या। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ ही रहा होगा। या तो फिर इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं चयन की समस्या। जैसे कि मानते हैं कि पेट्रोलियम हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, हमें क्या बोलते हैं कि इससे बचाइए, क्योंकि आने वाले समय में क्या हो जाएगा? फिर ख़त्म हो जाएगा। और देखिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं पेट्रोलियम की जगह पर क्या बढ़ रहे हैं आगे, कि खोज रहे हैं कि किसी तरह से पेट्रोलियम के अलावा दूसरे चीज़ से हमारे वाहन चल सके। तो ये भी क्या है? चयन की समस्या है। चलिए आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या होती है। अर्थशास्त्र के सामने जो समस्या होती है, यानी कि मूल समस्या भी उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या होती है। तो देखिए, पहला जो समस्या होती है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। देखिए, अभी बताएं कि लोगों के पास या तो फिर किसी अर्थव्यवस्था में साधन जो होता है वो सीमित होता है। अब साधन सीमित है तो उत्पादन भी वो उस हिसाब से नहीं कर पाएगा।
वो सोचेगा कि किन वस्तु का उत्पादन किया जाए, हम युद्ध के वस्तु का उत्पादन करें या शांति के वस्तु का उत्पादन करें, या हम भोग विलास की वस्तुओं का उत्पादन करें या हम अपनी आवश्यकताओं का उत्पादन करें। तो इस चीज़ में पहले हमको डिसाइड करना होता है कि किस चीज़ का उत्पादन करना है। अब वो चीज़ उत्पादन कर लेने के बाद फिर ये भी सोचना पड़ता है कि उसका हमको उत्पादन कितना करना है। अब ये जब समस्या खत्म हो जाती है तब आती है, मान लेते हैं कोई चीज़ को हम डिसाइड भी कर लिए कि इसी चीज़ का हमको उत्पादन करना है। जैसे अगर देश में युद्ध चल रहा हो तो हम मानते हैं उस समय हमको युद्ध की वस्तुओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस तरह से सोच के हम क्या करेंगे कि युद्ध से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन उस समय ज़्यादा करेंगे। कैसे उत्पादन किया जाए, तो देखिए इससे पहले हम देखें क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या उत्पादन करना चाहिए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि उसको उत्पादन कैसे करें। क्या सोचते हैं कि उत्पादन हम कैसे करें। तो उत्पादन कैसे करें का मतलब होता है उत्पादन का तकनीक हमको देखना होता है। क्या देखना होता है, उत्पादन का तकनीक। अब उत्पादन का जो तकनीक है वो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है श्रमिक प्रधान, क्या होता है, श्रमिक प्रधान, और दूसरा जो होता है उसको बोल सकते हैं हम पूंजी प्रधान। क्या बोलेंगे, तो पूंजी प्रधान बोलेंगे। तो देखिए ये दोनों जो होता है, एक श्रमिक प्रधान और एक होता है पूंजी प्रधान। श्रमिक प्रधान का मतलब उसमें श्रमिक को महत्व ज़्यादा मिलता है, और पूंजी प्रधान में मतलब हम उसमें मशीनों को ज़्यादा यूज करते हैं। अब हम उस चीज़ का उपयोग वहाँ करेंगे जो संसाधनों का यानी कि कम से कम उपयोग और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट का उत्पादन करे। तो अगर श्रमिक वो काम अच्छा से कर रहा है तो वहाँ हम श्रमिक का प्रयोग करेंगे, अगर मशीन वो काम अच्छा से कर रहा है तो वहाँ हम मशीन का प्रयोग करेंगे। तो वो हम देखेंगे कि किससे हमको बेनिफिट हो रहा है और कौन दुर्लभ संसाधनों का कम से कम प्रयोग कर रहा है और अच्छा से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट उत्पन्न कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है हर एक चीज़ों पर, वो हम देखेंगे और उस हिसाब से हम उत्पादन का तकनीक चुनते हैं। आगे है किसके लिए उत्पादन किया जाए। अरे ये तो हमको पहले तय करना होगा ना कि किसके लिए उत्पादन करेंगे, कैसे करेंगे ये ठीक है, कितना करेंगे ये भी ठीक है। अब करेंगे किसके लिए, तकनीक भी चुन लिए कैसे करना है, कितना करना है और क्या करना, सारा चीज़ चुन लिए। अब हमको ये देखना है कि उत्पादन करना किसके लिए है, क्योंकि ये अगर पता नहीं है तो आप वस्तु का उत्पादन करने के बाद बेचेंगे किसको, आपको तो पता ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ अगर पता रहता है उसके बाद ही ना हम उस वस्तु को वहाँ बेचते हैं। जैसे कि भारत में मांस का ज़रूरत था तो उस समय भारत ने बहुत सारे मांस का उत्पादन किया। तो मांस का जब बहुत सारा उत्पादन हुआ तो क्योंकि उसको पता था कि भारत के सभी लोगों को अभी मांस की ज़रूरत है, सैनिटाइजर की ज़रूरत है, तो उस समय कोरोना काल में क्या हुआ, सैनिटाइजर और मास्क का भरपूर उत्पादन हुआ। इसी में और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। कोई भी वस्तु है जैसे कि बोर्ड का कोई बना रहा है, उत्पादन यानी कर रहा है। अब बोर्ड का कोई उत्पादन कर रहा है तो उसको पता है कि इसको खरीदने वाला कौन होगा, कोई टीचर्स होगा, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है जो आगे चल के पढ़ाने को सोच रहा हो, वो भी हो सकता है। अब मान लेते हैं कि पेन का उत्पादन जो करता है वो भी फुल्ली डिसाइडेड है कि उसको पता है कि कौन खरीदेगा इसको, कि स्टूडेंट खरीदेंगे, टीचर्स खरीदेंगे, जिसको ज़रूरत है। अब ये चीज़ हमको क्या होता है कि पहले पता करना होता है, और यही चीज़ जो आती है समस्या इसमें, इसी समस्या को हम केंद्रीय समस्या कहते हैं। अर्थशास्त्र की क्या कहते हैं, केंद्र समस्या। तो इसमें क्या होता है कि कितना उत्पादन किया जाए और किस चीज़ का किया जाए, पहले ये चुनना होता है। उसको चुन लिए तो फिर देखेंगे कैसे उत्पादन किया जाए। वो भी अगर चुन लिए कि श्रमिक से करेंगे या मशीन से, वो भी अगर चुन लिए आप, तो उसके बाद ये समस्या आता है कि उत्पादन करने के बाद इस प्रोडक्ट को हमको देना किसको है। तो ये सबसे बड़ी समस्या इसमें तीनों आती है अर्थशास्त्र में, जिसे हम अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कहते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इन सभी चीज़ों का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।